Good morning, students. Welcome to all of you in e-learning program organized by Shri Gnan Mishra Vidyapith. Today we are going to learn grammar, Sanskrit grammar. Last topic संख्या पद. जब मैंने समास में कर्मधारय समास पढ़ाया था तभी आपको एक विशेषण और विशेष्य सब्स्टेंटिव और एडजेक्टिव की बात की थी कि कोई भी वस्तु है उसको अलग दिखाने के लिए, उसकी विशिष्टता दिखाने के लिए विशेषण एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे कि है कि बालकः प्रातः काले दुग्धम पिबति, कि कोई भी बालक है वह सुबह में दूध पीता है। लेकिन दुग्धम पिबति यह सामान्य सेंटेंस हुआ। अभी ऐसा कर दे कि मधुरम दुग्धम पिबति, तो मधुरम एडजेक्टिव हुआ कि मीठा दूध पीता है। मधुरा द्राक्षा खादति, मधुराणी आम्राणी अखादाम। तो इस तरह से विशेषण और विशेष्य सब्स्टेंटिव और एडजेक्टिव होते हैं। तो उसी तरह नंबरिकल जो एडजेक्टिव्स है उसको संख्यावाची विशेषण या संख्यापद ऐसा कहते हैं। हमारा जो सेक्शन डी है ग्रामर का, उसमें एक क्वेश्चन जो है यह संख्यापद का, संख्यावाची विशेषण का पूछा जाता है। इसीलिए हमको आज संख्यापद इसका अभ्यास करना है। देखो, संख्यापद यानी कि जो भी नंबरिकल संस्कृत में है, 1 से लेकर 100, 1000 या लेख, उसमें कोई भी संख्या हो तो वह संख्या को एडजेक्टिव की तरह से कैसे रख सकते हैं हम। किस जेंडर में आती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, किस वचन में आती है, सिंगुलर, ड्यूअल या प्लूरल, ये हमको यहाँ पे सीखना है संख्या पद खास तौर पर। संख्या पद नंबरिकल वर्ड्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स। ये सब संख्या पद जो नंबरिकल वर्ड्स है वह भी एक एडजेक्टिव के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ऐसा बताऊं कि फूल है, अब कितने फूल है ये बताने के लिए 1 फूल है, 2 फूल है, 3 फूल है, तो ये एडजेक्टिव, नंबरिकल एडजेक्टिव हो गया कि 1 फूल है, एकम पुष्पम, ये नंबरिकल एडजेक्टिव हो गया। इसलिए यहाँ पे कहा कि नंबरिकल वर्ड्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स। फ्रॉम देम एक, द्वि, त्रि एंड चतुर, these 4 words are used changing their genders according to the विशेष्य। विशेष्य जो सब्स्टेंटिव है, विशेष्य, उसके आधार पर एडजेक्टिव, नंबरिकल एडजेक्टिव दिया जाता है। तीनों जो जेंडर्स है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये तीनों के आधार पर अलग अलग ये 4 नंबर जो है 1 to 4, एक, द्वि, त्रि और चतुर। अब एक जो है वह एक वचन में ही होगा, क्योंकि एक की बात होती है तब एक में तो 2 या 3 आते नहीं है, तो एक वचन सिंगुलर में होगा। द्वि जो है वह ड्यूअल में होगा और त्रि जो है वह प्लूरल में होगा। हमेशा वह बहुवचन में ही आएगा। ये तो सीधी सी बात है। 3 से लेकर जो भी आगे की संख्या है वह सभी बहुवचन में ही आएगी। यह बात तो सीधी है। तो
एक, द्वि, त्रि और चतुर, ये तीनों स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये तीनों में अलग अलग तरह से, किस तरह से देखते हैं। एक पहले सामान्य उदाहरण आपको देकर मैं समझाता हूँ। अच्छी तरह से समझना, कुछ नहीं है इसमें, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जो समझ में ना आए। पुष्पम, फूल है, तो मैंने बोला एक फूल, तो पुष्प जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है, यहाँ पे पुष्पम है इसलिए यहाँ पे एकम आएगा। अब यहाँ पे मैं कोई भी पुल्लिंग शब्द लूँ, ठीक है, कि बालकः, ये पुल्लिंग है तो एकः बालकः आएगा। फिर स्त्रीलिंग कन्या ऐसा होगा, तो वह स्त्रीलिंग है इसलिए एक आएगा। तो जो भी जेंडर होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, यहाँ पे जो सब्सटेंटिव है, विशेष्य है, उसके आधार पर ये संख्यावाची जो एडजेक्टिव है, नंबरिकल एडजेक्टिव दिया जाएगा 1 से 4 तक। 1, 2, 3 और 4, ये 4 वर्ड जो है इसके लिए। जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि पुष्पम, एकम पुष्पम, बालकः, तो एकः बालकः, कन्या है तो एका कन्या। तो जिस तरह से वह विशेष्य होगा, उसी तरह से संख्यावाची विशेषण 1 से 4 जो संख्या है वह दी जाएगी। अभी यहाँ पे दो है, द्वे पुष्पे, दो फूल है तो द्वे आएगा। द्वे कन्ये, स्त्रीलिंग में भी द्वे आएगा और पुल्लिंग में द्वौ आएगा। द्वौ बालो या बालको, जो भी लो। ये नपुंसकलिंग है नेटर, ये फेमेनियन है स्त्रीलिंग, और ये मस्कुलिन पुल्लिंग है। ठीक है, तो जिस तरह से विशेष्य होगा उसी तरह से यहाँ पे संख्यावाची जो विशेषण है वह दिया जाएगा। जिस तरह से विशेष्य होगा उसी तरह से संख्यावाची जो विशेषण है वह यहाँ पे दिया जाएगा। अभी 3, त्रयः मत्स्याः, ये पुल्लिंग है मत्स्य शब्द, ये बहुवचन में आएगा। त्रयः जो है बहुवचन है। त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु। फिर तिस्रः, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। तिस्रः, यह जो है वह स्त्रीलिंग है। तिस्रः बालिकाः, तिस्रः मालाः। फिर नपुंसकलिंग में होगा त्रीणि, त्रीणि पुस्तकानि। तीन पुस्तकें हैं, त्रयः मत्स्याः, तिस्रः बालिकाः और त्रीणि पुस्तकानि, ये पुल्लिंग
मस्कुलिन, ये फेमिनियन स्त्रीलिंग, और ये नेटर नपुंसकलिंग। फिर 4 का जो है वह देखते हैं। चत्वारः पुरुषाः, चतस्रः मालाः, 4 माला है तो चतस्रः मालाः, और चत्वारि फलानि, ये नपुंसकलिंग का है। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, और ये नपुंसकलिंग। देखो अच्छी तरह से समझो, यह जो विशेष्य है, सब्स्टेंटिव है, उसके आधार पर 1 से 4 की जो संख्या है, 1, द्वि, त्रि और 4, चतुर, यह इसके आधार पर, विशेष्य के आधार पर चलेगी। वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, उसके आधार पर यह संख्या जो है वह दी जाएगी। चारों के मैंने आपको उदाहरण दिए, अभी दूसरे भी उदाहरण देता हूँ। देखो यहाँ पे है, कूपे विरल भूषणा कन्या दृष्टा। एका, यहाँ पे विरल भूषणा जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे एका ऐसा प्रयोग किया गया है। तो इसमें किस तरह से कि यहाँ पे ब्लैंक्स होती है, और वीर भूषणा, और यहाँ पे ऐसा दिया गया होता है, एकम, एकह और एका, ऐसा ऑप्शन दिया गया होता है 3, और उसमें से जो सच्चा हो आपको लिखना है यहाँ पे ब्लैंक्स में। तो इसमें विरल भूषणा जो है यह स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे एका ऐसा दिया गया है। ठीक है, एका विरल भूषणा कन्या दृष्टा। यहाँ पे है अभ्यागतेन एक अश्व याचितः, विशेष्य सब्स्टेंटिव अश्व है, तो उसका संख्यावाची विशेषण हमको एक अश्व दिखाना है, तो एक, क्योंकि अश्व जो है वह पुल्लिंग में दिया गया है, इसलिए यहाँ पे ऐसा आएगा कि एक अश्व याचितः। फिर है एकम फलम खादति। फलम जो है यह नपुंसकलिंग है, इसलिए यहाँ पे एकम इस तरह से दिया जाएगा। सह एकम फलम खादति, सह एकम फलम खादति, इस तरह से यहाँ पे आएगा। तो यह एक, द्वि, त्रि एंड चतुर, ये जो 4 है वह जेंडर के आधार पर जिस तरह से विशेष्य होता है उस तरह से दिया जाता है। अब आगे क्या देखें। यहाँ पे मैंने थोड़े उदाहरण सबके आधार पर दिए गए हैं। इसमें इसी तरह से पूछा जाता है, द्वौ इमौ जलाशय स्थितौ, कि वह 2 मछली थी, वह जलाशय में ही रही, इसलिए यहाँ पे द्वौ इमौ तत्रैव जलाशये स्थितौ इस तरह से दिया गया है। द्वौ इमौ तत्रैव जलाशये स्थितौ, 2 मछलियाँ जो है वहीं पे जलाशय में रह रही है, तो यहाँ पे वह पुल्लिंग का प्रयोग है। द्वौ मत्स्यौ तत्रैव जलाशये स्थितौ, इसलिए द्वौ ऐसा दिया गया है। द्वे कन्ये गीतं गायतः, द्वे कन्ये गीतं गायतः, यहाँ पे कन्ये ये स्त्रीलिंग है, इसलिए द्वे कन्ये गीतं गायतः। फिर पुरुषाः, वह पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे त्रयः पुरुषाः धावन्ति, ऐसा त्रयः दिया गया है। फिर नदी जो है यह स्त्रीलिंग है, इसलिए तिस्रः नद्यः प्रवहन्ति, इस तरह से दिया गया है। फिर है मित्राणि, यह नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे त्रीणि मित्राणि साकं गच्छति, 3 मित्र जो है वह साथ में जा रहे हैं।
फिर है छात्राः, तो चत्वारः छात्राः, ये छात्राः पुल्लिंग है इसलिए चत्वारः छात्राः सन्ति। फिर बालिकाः, चतस्रः, बालिकाः स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पे चतस्रः बालिकाः सन्ति ऐसा दिया गया है। फिर चत्वारि, यह नपुंसकलिंग है इसलिए यहाँ पे चत्वारि पुस्तकानि सन्ति ऐसा दिया गया है। तो इस तरह से 1 से 4 के जो नंबरिकल एडजेक्टिव है इस तरह से इसका प्रयोग होगा। इसमें ब्लैंक सी आती है। यहाँ पे जो संख्या है द्वे त्रयः तिस्रः त्रीणि चत्वारः चतस्रः चत्वारि, ये संख्या नहीं दी गई होगी, वह ऑप्शन में यहाँ पे इस तरह से दी गई होगी कि त्रयः तिस्रः त्रीणि, ऐसे अलग से ब्रैकेट्स में दी गई होगी और इसमें से जो राइट है वह आपको लिखना है। अब आगे देखते हैं कि द वर्ड्स फ्रॉम पंच टू अष्टादश आर सिंगुलर इन ऑल द 3 जेंडर्स। अब तीनों में, ये पंच से लेकर अष्टादश तक, या तो हम देखें 99 जो है वहाँ तक, अष्टादश 18, पंच उसका एक वचन में ही प्रयोग होता है। अब जिस तरह से हमने देखा कि पुष्पम ये है, तो इसके आधार पर यहाँ पे एक का कहना है तो एकम ऐसा लिखना पड़ेगा, लेकिन 5 कहना है तो पंच पुष्पम। फिर ये नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग ऐसा नहीं होगा। वह एक ही वचन में होगा। 18 पुष्प है, 6 हो 7 हो, सप्त पुष्पाण, सॉरी पंच पुष्पाणी ऐसा होगा, पुष्पम नहीं लेकिन पुष्पाणी, इसका तो बहुवचन होगा ही। पंच पुष्पाणी, तो ये विशेष्य के आधार पर यहाँ पे पंचानी ऐसा नहीं होगा, पंच ही होगा, उसका तो पंच ही प्रयोग होगा। 7 हो तो सप्त पुष्पाणी, सप्तानी ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? यदि हम 3 कहते हैं तो त्रीणी पुष्पाणी ऐसा लिखते हैं हम। तो वह 1 से 4 जो है वह जो भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग है उसके आधार पर वह चलता है। लेकिन ये तो तीनों जेंडर में एक ही, पंच का पंच ही रहेगा, षड का षड ही, सप्त का सप्त ही। 8 है तो अष्टो, तो उसका अष्टो ही रहेगा, उसमें कुछ फेरफार, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। 9 है, 10 है, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, 14, चतुर्दश, 15, पंचदश, 16, अष्टादश, षोडश, 17, सप्तदश और 18 अष्टादश। ये सब जो है वह जैसे है वैसे ही लिखे जाएंगे। उसमें विशेष्य के आधार पर, ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का कोई विशेष्य हो तो उसके आधार पर कोई भी अलग रूप नहीं होगा। अष्टादश पुराणेषु ऐसा है, अष्टादश पुराणेषु, तो ये अष्टादश है वह अष्टादशेषु पुराणेषु ऐसा नहीं होगा। 18 तो अष्टादश पुराणेषु, वह तो ऐसे ही लिखा जाएगा। उसमें कोई भी विशेष्य के आधार पर बदलाव किया जाएगा नहीं कि सब्स्टेंटिव जो है वह मस्कुलाइन पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, फेमिनाइन है स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग,
और नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग, ऐसा कुछ नहीं होगा। 5 से लेकर 18 तक, 5 से लेकर 18 तक की जो संख्या है वह जिस तरह से होगी उसी तरह से, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। फिर क्या कहा आगे, ये 2 उदाहरण हो गए। फिर ऑल द वर्ड्स फ्रॉम एकोनविंशति टू नवनवति आर यूज इन फेमिनाइन जेंडर। 19 से लेकर 19 से लेकर 99 तक की जो भी संख्या है वह स्त्रीलिंग में प्रयोग होगी, यानी जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा कहूँ कि 19 कन्या कुएं में देख रही है, ऐसा हम उदाहरण देखें। एकोन विंशतिः कन्या कूपे, कन्याः कूपे अगच्छत्, अगच्छन् कुएं में गई। तो एकोनविंशतिः कन्याः, यहाँ पे इसके आधार पर कुल भी एकोनविंशतिः पुष्पाणि, तो यहाँ पे ऐसा ही रहेगा। 5 से लेकर 99 की संख्या तक कुछ भी फेरफार, कुछ भी, ऐसे तो 5 से लेकर कोई भी संख्या हो तो वो जैसे हो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा विशेष्य के आधार पर। एकोनविंशति है तो एकोनविंशति आएगा, विंशति है 20 है तो विंशति, 99 है तो नवनवति, 80 है तो अशीति ही, इसी तरह से आएगा, उसमें कोई भी फर्क होगा नहीं। जिस तरह से 1 से लेकर 4 की संख्या में सब में अलग अलग दिया जाता था, सब में अलग अलग फर्क होता था, तो इस तरह से इसमें होगा नहीं। ये जो संख्या होगी उसी के आधार पर यह चलेगा। अभी देखो, आगे कहा कि एन शतम सहस्रम एक्सेट्रा इन नेटर जेंडर। शतम हो, सहस्रम, लक्षम, जो भी है उसमें शतम का शतम ही रहेगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा बोलूं कि 100 रुपये 2, शतम रूप्यकाणि ददत्, कि 100 रुपये 2, शतम रूप्यकाणि अददत्, तो उसमें शतम ही आएगा। यहाँ पे रूप्यकाणि हो या कन्या हो या स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग का कोई शब्द हो, मत्स्याः हो, शतम मत्स्याः, 100 मछलियाँ है, तो भी शतम ही आएगा, सहस्रम ही आएगा। मतलब विशेष, जिस तरह से एक, द्वि, त्रि और चर, 1 से 4 संख्या में पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग हो तो स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग हो तो नपुंसकलिंग, ऐसे अलग अलग होता था, ऐसे 5 से लेकर आगे की कोई भी संख्या में अलग अलग होगा नहीं। जैसा होगा वैसा ही पंच का पंच ही रहेगा, उसमें कोई भी फर्क पड़ता नहीं है आगे की संख्या में। ठीक है, अभी थोड़े हम उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। यहाँ पे इस तरह से आपके सेक्शन डी विभाग में जो क्वेश्चन है इस तरह से पूछे जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन है, गगन मार्गे प्लिंग्स विघ्नाः भवन्ति। तो विघ्नाः जो है वह पुल्लिंग है, तो चत्वारः, फर्स्ट में चत्वारः विघ्नाः भवन्ति, यह सही आंसर है। गगन मार्गे ब्लिंग्स विघ्नाः भवन्ति, तो गगन मार्गे चत्वारः विघ्नाः भवन्ति।
अभी गगनमार्गे चत्वारः विघ्नाः भवन्ति। दूसरा है संस्कृत भाषायां ब्लैंक्स वचनानि संति, यानी सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल, ये 3 वचन होते हैं। तो वचनानि जो है ये नपुंसकलिंग है, तो इसके लिए यहाँ पे त्रीणि वचनानि संति इस तरह से आएगा। ठीक है। अब है अहम ब्लैंक्स कक्षायाम पठामी, मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ, 10वीं कक्षा में, इसलिए यहाँ पे दशम्यम आएगा। दशम्याम कक्षायाम पठामी। श्रीमद्भगवद्गीतायाः ब्लैंक श्लोका सन्ति, कितने हैं? 700 श्लोक है। तो यहाँ पे श्लोक है तो सप्तशताः आएगा, ऐसा नहीं है, समझो। यहाँ पे सप्तशतम ही आएगा। मैंने अभी आपको कहा था कि शतम की बात हो तो वह शतम ही आएगा। उसके श्लोकाः है, पुष्पाणि हो तो सप्तशतानि, पुस्तकानि हो तो सप्तशतानि, ऐसा नहीं, वहाँ पे तो सप्तशतम ही आएगा। सप्तशतम श्लोकाः सन्ति। फिर ब्लैंक्स भक्ताः भजन्ति मां, तो 4 प्रकार के भक्त जो है वह मेरा भजन करते हैं। 4 प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं। तो चतुर्विधाः भक्ताः भजन्ति मां। तो इस तरह से यह जो है, अब साथ में लिखते ही गए होगे, ये सब आपको लिखना है। जो ग्रामर की बुक है उसमें ये सब लिख के रखना है, इसलिए आगे चलकर अच्छी तरह से उसको पढ़ सके। तो गगन मार्गे चत्वारः विघ्नाः सन्ति, संस्कृत भाषायां त्रीणि वचनानि सन्ति, अहं दशम्यां कक्षायां पठामि, श्रीमद्भगवद्गीतायाः 700 श्लोकाः सन्ति, चतुर्विधाः भक्ताः भजन्ति माम्। अब देखो फिर से एक बार यह जो है टॉपिक देख ले, फिर आगे बढ़ते हैं। Numerical words are also adjectives. From them, ek, dvi, tri, and chatur. These 4 words are used changing their genders according to the visheshya in all 3 genders, masculine, feminine and neuter. यहाँ पे कहा कि 1 से 4 जो है वह विशेष्य के आधार पर बदली जाती है। विशेष्य जो है, सब्स्टेंटिव जो है, वह स्त्रीलिंग हो तो स्त्रीलिंग, व नपुंसकलिंग हो तो नपुंसकलिंग, और पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग। उसके आधार पर 1 से 4 संख्या जो है वह अपना रूप बदलती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे दिया गया है कि कूपे एका वीरलभूषणा कन्या दृष्टा। फिर है अभ्यागतेन एकः अश्वः याचितः, सह एकम फलम खादति। यहाँ पे मैंने थोड़े उदाहरण एग्जाम्पल दिए गए हैं। द्वौ इमौ तत्रैव जलाशये स्थितौ, द्वे कन्ये गीतं गायतः, त्रयः पुरुषाः धावन्ति, तिस्रः नद्यः प्रवहन्ति, त्रीणि मित्राणि साकं गच्छति, चत्वारः छात्राः सन्ति, चतस्रः बालिकाः सन्ति, चत्वारि पुस्तकानि सन्ति। The words from Panch to Ashtadash are singular in all the 3 genders. Udyane Panchvrukshaha Santi. All the words from Ekonvimshati to Navnavati are used in feminine gender and Shatam Sahasram etc. in neuter gender. तो 5 से लेकर आगे की जो भी संख्या है वह जिस तरह से होगी वैसे ही प्रयोग किया जाएगा। ऐसा है 5 से 18 तक वह एक वचन में, फिर वो स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होगी, वो
नपुंसकलिंग में। लेकिन एक बात याद रख ले, 5 से आगे की संख्या है पंच, सब, षड, सप्त, जिस तरह से है इसी तरह से उसमें कुछ भी फर्क नहीं होगा। पंच है तो पंच ही रखा जाएगा, सप्त है तो सप्त ही, एकोनविंशति तो एकोनविंशति ही, शतम शतम ही रहा जाएगा, सहस्रम तो सहस्रम ही रखा जाएगा। उसमें विशेष्य के आधार पर कोई भी बदलाव होता नहीं है। यहाँ पे मैंने थोड़ी एग्जाम्पल दिए हैं। गगन मार्गे चत्वारः विघ्नाः भवन्ति, संस्कृत भाषायां त्रीणि वचनानि सन्ति, अहं दशम्यां कक्षायां पठामि, श्रीमद्भगवद्गीतायाः 700 श्लोकाः सन्ति, चतुर्विधाः भक्ताः भजन्ति माम्। तो ये है लास्ट टॉपिक ग्रामर का संख्या पद था। तो यहाँ पे हमारा ग्रामर जो है वह कंप्लीट होता है। अब आगे का जो टॉपिक है, एक टॉपिक हमारी पेपर स्टाइल में एक क्वेश्चन आता है। सेक्शन ई में 45 नंबर का क्वेश्चन है, रीराइट द पैराग्राफ करेक्टिंग द अंडरलाइन वर्ड्स। जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसको करेक्ट करके फिर से हमको लिखने होते हैं। तो उसमें क्या नियम, किस नियम के आधार पर वह अंडरलाइन वर्ड है, ये 9th में भी था, फिर भी आपको एक बार अच्छी तरह से मैं सिखा देता हूँ। ये 3 मार्क का है। तो ये जो अच्छी तरह से ये नियम हम सीख ले तो 3 मार्क है, वह तो हमारे 3 मार्क तो किसी भी तरह से हमारे पास आ ही जाएंगे। तो इसका पहला नियम है कि किसी भी शब्द में अनुस्वार के बाद जो भी व्यंजन हो तो अनुस्वार की जगह पर उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। अब अच्छी तरह से समझ ले कि 5 वर्ग है, क वर्ग, उसमें 5 वर्ण लेटर 5 लेटर्स आते हैं, क, ख, ग, घ और ग। च वर्ग है, उसमें 5 लेटर्स च, छ, छ, स और य। ट वर्ग है तो उसमें 5 लेटर्स। ये जो यहाँ पे लिखा आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है वह अपनी बुक में आप अच्छी तरह से लिख ले, इसका स्क्रीनशॉट खींच ले, और अभी समय न रहे तो बाद में लिख ले। पूरा अच्छी तरह से ग्रामर की बुक में एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, तो ही ग्रामर के पूरे 19 से 20 मार्क्स जो है वह आपको मिलेंगे पूरे। फिर ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ग जो है उस वर्ग के लास्ट लेटर्स जो है ग, य, ण, न, म, ये लास्ट लेटर्स जो है 5, उसको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्यों अनुनासिक वर्ण कहते हैं, ये संधि में भी एक बार आया था, संधि में भी आपने सीखा था। क्यों अनुनासिक वर्ण कहते हैं, तो इसमें इसका जो स्थान है, क वर्ग का स्थान कंठ है, उसके साथ नासिका का भी प्रयोग होता है, इसीलिए इसको अनुनासिक वर्ण ऐसा भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कहा है कि किसी भी शब्द में अनुस्वार के बाद जो भी व्यंजन हो वह अनुस्वार की जगह पर उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण होता है। अब सबसे पहले हम देखें कांचन ऐसा वर्ण है, ये कांचन ये वर्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा कि अनुस्वार जो है,
अनुस्वार के बाद का जो वर्ण है, अनुस्वार यहाँ पे है, उसके बाद का वर्ण है च, तो च वर्ग का अनुनासिक वर्ण है य। ये च वर्ग है, च छ छ छ य, उसका अनुनासिक वर्ण है य। तो हमको अनुस्वार को मिटा देना है, उसकी जगह पर आधा य, कांचन। व्यंजन ऐसा है। तो यहाँ पे अनुस्वार के बाद का वर्ण है ज और उसका अनुनासिक वर्ण भी य ही है, तो इसको इस तरह से लिखना है व्यंजन। अब है गंगा। यहाँ पे अनुस्वार है और यहाँ पे ग है, तो ग किस में आता है, क वर्ग में, उसका अनुनासिक वर्ण है ग। ग ऐसा उच्चारण होता है इसका, तो इसको इस तरह से लिख ले गंगा। इसको आधा अनुस्वार की जगह पर जोड़ दे, और इस तरह से भी लिखा जाता है गंगा। ठीक है। अभी और भी उदाहरण देता हूँ। कंठ, कंठ शब्द है, तो यहाँ पे अनुनासिक है, उस अनुस्वार है, उसके बाद ठ है, तो ठ किस में आता है, ट ठ ड ढ ण, इसका अनुनासिक वर्ण है ण। तो आधा ण कर दे, अनुस्वार फिर मिट जाएगा, उसकी जगह पे आधा अनुनासिक वर्ण आ जाएगा। अनुस्वार मिट जाएगा और उसकी जगह पे आधा अनुनासिक वर्ण जो है वह हम रख देंगे, कंठ। अब है दंत। ठीक है, तो दंत में यहाँ पे अनुस्वार है, बाद में त है, तो उसका न है, तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे दंत। ठीक है। फिर है अम्बा। अम्बा शब्द है, तो यहाँ पे अनुस्वार है, उसके बाद में ब दिया गया है, तो वह उसका अनुनासिक वर्ण है आधा म, प फ ब भ म, तो यहाँ पे इस तरह से होगा अम्बा। आया समझ में कि किसी भी शब्द जो भी है वर्ड, उसके ऊपर अनुस्वार दिया गया है, अनुस्वार के बाद का जो भी लेटर है, वर्ण है, तो उस लेटर जिस वर्ग का हो, वह वर्ण है, लेटर जिस वर्ग का हो, उसका अनुनासिक वर्ण हमको अनुस्वार की जगह पे आधा कर देना है। पांचों के एक एक उदाहरण मैंने आपको दे दिए। आगे भी किस तरह से पैराग्राफ जो है वह पूछते हैं, वह भी मैं आगे सिखाता हूँ। लेकिन एक ये नियम है कि अनुस्वार के बाद में जो वर्ण है, उसका जिस वर्ग का हो, उस वर्ग का अनुस्वार की जगह पे आधा अनुनासिक वर्ण हमको रखना है। अब दूसरा नियम ये हमने संधि में सीखा था, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि पद के अंत में म के बाद में कोई भी व्यंजन हो तो म का अनुस्वार होता है। पद के अंत में म हो और उसके बाद कोई भी व्यंजन हो तो म जो है उसका अनुस्वार हो जाता है। अब यहाँ पे है देवम वंदे, तो यहाँ पे आधा म है, उसके बाद में वह जो है वह व्यंजन है, तो देवम वंदे इस तरह से लिखा। उसमें ये इस तरह से लिखेंगे तो गलत है, उसमें अनुस्वार ही आएगा। देवम देवम वंदे अनुस्वार ही आएगा। ठीक है। ग्रामम गच्छति इस तरह से है, आधा म है, तो ग्रामम गच्छति। जब भी आधे म के बाद
व्यंजन हो तो वह म का अनुस्वार हो जाता है। दूसरा नियम है, पद के अंत में म के बाद में कोई भी स्वर हो तो वह स्वर म में मिल जाता है और म पूर्ण अक्षर हो जाता है। अब धनम इच्छति इस तरह से है, तो इसमें सामने स्वर हो तो म का अनुस्वार नहीं होगा, लेकिन ई है वह म में मिल जाएगा। धनम इच्छति इस तरह से लिखा रहेगा। त्वम अक्षरम इस तरह से है, तो उसमें अनुस्वार नहीं होगा। त्वमक्षरम इस तरह से हो जाएगा, अनुस्वार नहीं होगा। त्वमक्षरम अ जो है वह म में मिल जाएगा और हो जाएगा त्वमक्षरम इस तरह से। ध्वनमिच्छति जिस तरह से हुआ उसी तरह से त्वमक्षरम यह हो जाएगा। ठीक है। ग्रामम गच्छति देवम वंदे, जब भी कोई भी म हो उसके बाद में व्यंजन हो तो म का अनुस्वार और स्वर हो तो वह उसमें मिल जाता है। ये अच्छी तरह से याद रखें। इस इतने नियम के आधार पर जो सेक्शन ई का 45 नंबर का क्वेश्चन है कि रीराइट द पैराग्राफ करेक्टिंग द अंडरलाइन वर्ड्स, इतने नियम के आधार पर वह पैराग्राफ है हमको सुधारना होता है। अभी देखें पैराग्राफ किस तरह से। यह एक पैराग्राफ दिया गया है, 3 मार्क का है, तो 3 वर्ड का अंडरलाइन किया जाएगा। यहाँ पे है गंगा तीरे, सबसे पहला वर्ड है गंगा तीरे। अब इसमें हम किस तरह से करेक्ट करेंगे इस वर्ड को, तो ग के ऊपर अनुस्वार है, अगर ग है आगे ग है तो ग किस वर्ग में आएगा, क वर्ग में। तो क ख ग घ ग, ये गंगा तीरे। ठीक है, ये हो गया करेक्ट। कंचन अनुस्वार के बाद च है तो च वर्ग में च छ ज झ य आएगा, तो इसको हम इस तरह से सुधार लेंगे, कंचन। ठीक है। फिर है परंतु, तो है र पर अनुस्वार है, उसके बाद त है तो आधा न हो जाएगा परंतु। इस तरह से इसको करेक्ट करके फिर से वह पैराग्राफ लिख डालना है और कुछ नहीं है इसमें। 3 मार्क में कुछ भी नहीं है। अच्छी तरह से आप इस 3 मार्क है उसको पा सकते हैं। तो यह एक टॉपिक था पेपर स्टाइल में जो मैंने आपको समझाया। फिर से एक बार इसको अच्छी तरह से समझ ले। कि किसी भी शब्द में अनुस्वार के बाद जो भी व्यंजन हो तो अनुस्वार की जगह पर उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। कि 5 वर्ग है, क च ट त और प, ये पांचों वर्ग के 5 अनुनासिक वर्ण है जो यहाँ पे दिए गए हैं। यह अनुस्वार की जगह पर होते हैं। क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। तो मैंने आपको कई सारे उदाहरण दिए। अंक ऐसा वर्ड है, अंक, तो अनुस्वार के बाद क है तो क वर्ग का अनुनासिक वर्ण ग है तो अंक। इस तरह से हमको सुधार कर इसको लिख डालना है। ठीक है। फिर है कि पद के अंत में म के बाद में कोई भी व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। देवम वंदे इस तरह से है, देवम वंदे, तो यहाँ पे म है आधा तो उसका अनुस्वार हो जाएगा, सामने व्यंजन है इसलिए। फिर
म के बाद में कोई भी स्वर हो तो वह स्वर म में मिल जाता है और म पूर्ण अक्षर हो जाता है। धनम इच्छति ऐसा है तो वह म में ही मिल जाएगा और धनम इच्छति इस तरह से हो। तो यह जो टॉपिक है यह यहाँ पे ख़त्म होता है। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।